Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube platform. This is your mentor Arzu Kakkar, and in this session we'll have an important discussion over the current affairs of 29th of April और इसी के साथ साथ जो आज हिंदू में एडिटोरियल आया है उसको भी कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। और साथ ही में कल आई सेड की एक एडिटोरियल है जिसको मैं आज कवर करूँगी, द हिंदू का ही था, दैट वाज मेंशनिंग अबाउट द सी लेवल राइज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, सो एवरीथिंग अबाउट इट। सो ऑल इन ऑल 2 एडिटोरियल्स हम कवर करेंगे और उसी के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। सो हेयर इज़ अ कंप्लीट लिस्ट। हाँ, तो 2 एडिटोरियल्स हैं। एक है जब आप आज स्पोर्ट्स को क्लाइमेट एक्शन के साथ लिंक कर रहे हो। आईपीएल सब देखते हैं, जो देखते हैं बताना कमेंट सेक्शन में। यूथ, एल्डर्स सब देखते हैं आईपीएल, है ना। तो आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में और स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिंक किया है उसको क्लाइमेट एक्शन के साथ। सो आईपीएल एन अपॉर्चुनिटी टू बैट फॉर क्लाइमेट एक्शन। कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है स्पोर्ट्स को और कैसे स्पोर्ट्स आर ऑल्सो लाइक रीज़न, और जिसमें ऐड कर रहे हैं वो क्लाइमेट एक्शन में, तो वो वाइसा वर्सा हैं दोनों थिंग्स, तो उनको कवर करेंगे। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है और आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हो मेंस में। फिर उसके बाद दोनों ही बेसिकली क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड एडिटोरियल्स हैं। ये कल एडिटोरियल आया था तो आई मेंशन कि आज हम इसको कवर करेंगे। मैं आपको इन डिटेल पॉइंट्स ही डायरेक्टली बताऊंगी जो एज इट इज़ आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल, ठीक है। 4 और आर्टिकल्स हैं। इनिशिएटिव है प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव। कोविड आया, पैंडेमिक आया, बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं, यू ऑल नो, मतलब क्या कुछ हुआ है हमने देखा है। तो आने वाले टाइम में ऐसे अगर पैंडेमिक्स और एपिडेमिक से आप अपने पास से क्या सीखते हो, कैसे यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, उसके रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, सो विल टॉक अबाउट इट। जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। सुप्रीम इनिशिएटिव बात करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टाइम पे जो आप, जैसे होता है ना टूल्स होते हैं, तो वहाँ उनको बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको अपडेट रखना, उनको मेंटेन करना, उनको इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी ताकि आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली यू नीड टू कीप देम अपडेटेड सो एज टू वर्क प्रॉपरली सो द साइंटिस्ट कैन कंटिन्यू देयर रिसर्चेस, राइट। तो इसके रिगार्डिंग ये सुप्रीम इनिशिएटिव है। आप जितने भी आज ये तीनों आर्टिकल्स देखोगे ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। चाहे वो मैं आज जैसे जैसे हम कवर करेंगे आई विल मेंशन इट। नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 मेडिकल सेक्टर के बारे में कवर करेंगे एंड देन इसको कंप्लीट, इसके फीचर्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है, न्यूज़ के अंदर है, क्यों है, एक टाइगर स्पॉट किया गया, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक अब आपको एक ओवरऑल एक आइडिया लग चुका है कि कैसे वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस सेशन। तो चलो लेट्स हैव अ लुक। मेक श्योर करना इंटरलिंकेज करने की कोशिश करना, क्योंकि एज आई मेंशन तीनों आर्टिकल्स आपस में बैक टू बैक लिंक्ड होंगे। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट आर्टिकल। पहला तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट्स। आने वाले एमर्जिंग थ्रेट्स के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी रिजिलियंट। जो आपकी पास्ट की गलतियां हैं वो आप ना दोहराएं, राइट। तो उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कोविड-19 जैसा कुछ ऐसे पैंडेमिक होगा, नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो क्या कुछ हमने उससे सीखा है, टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर आउटब्रेक्स ऑफ सिमिलर स्केल एंड डिवास्टेशन एज कोविड-19 पैंडेमिक। तो WHO ने ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, जिस इनिशिएटिव का एम है प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन इंटीग्रेटेड प्लानिंग। जो प्लानिंग आप करोगे वो एक, मतलब समझ रहे हो, जब आप कुछ अपनी पहले गलतियों से सीखते हो तो आप क्या करते हो, जैसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट अगर दिया, हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस गलतियों से सीखते हैं और वो हमारे लिए गाइड की तरह काम करती हैं कि आने वाले टाइम में जब हम प्लानिंग करेंगे तो वो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी अपने पहले गलतियों को सीखते हुए। सो सिमिलर इज द केस हेयर एंड दिस प्लानिंग इज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द रेस्पिरेटरी पैथोजन सच एज इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस। जो ऐसे
हम तैयारी करते हुए प्लानिंग करते हैं ना, और प्रिपरेशन करते हैं इस तरीके से कि आने वाले टाइम में हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सके, एलिमिनेशन मेथड्स का यूज़ कर सके, ऐसे ही ये प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है। सो ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया एट द ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पैंडेमिक्स। सो बेसिकली इट वाज हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वहाँ पर मॉड्यूल फोकस करता है, फर्स्ट मॉड्यूल ऑन द रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस, बेसिकली सिंक्टिकल वायरस। सो यहाँ पर थ्री प्रोंग्ड अप्रोच जो है, पहली ये है कि अपडेट योर प्रिपेयर्डनेस प्लान्स। वही जो आपने प्लान्स अपने लिए प्रिपेयर करे हैं, आप उसको अपग्रेड करना है, तो यहाँ पर भी अपग्रेड करना है। दैट अफर्म दी प्रायोरिटी एक्शन। ऑब्वियसली जो आप जहाँ वीक होते हो, ये मेरी प्रायोरिटी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी पता होती है कि मुझे पॉलिटी अभी कंप्लीट करनी है, या मैं इस CSAT में मैं यहाँ वीक हूँ, या मैं कहाँ वीक हूँ। सो you will consider, you will learn from your past events, and then you will update the plan, and on the basically that plan will affirm your priority actions. फिर उसके बाद increasing connectivity among the stakeholders in the pandemic preparedness planning। देखो, कुछ और कोई गलतियां कर रहा है, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने कुछ अच्छा किया, तो क्यों ना हम अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, अपनी नॉलेज को शेयर करें। आपने जो गुड प्रैक्टिसेस अपने अडॉप्ट करी उस टाइम पे, वो मैं इनकॉर्पोरेट करके देख सकता हूँ, राइट। सो सिमिलर इज द केस, आप कनेक्टिविटी को अमंग द स्टेक होल्डर्स वो इंक्रीज करोगे कि इन द पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग, ताकि वो कोऑर्डिनेशन हो सके, जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट हो सके, और गुड प्रैक्टिसेस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी किसी को भी आई, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर पाएंगे। then that will help in the preparedness planning, no? नेक्स्ट इज, जैसे कि बात होती है जो गैप्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं ड्यूरिंग द पास्ट पैंडमिक्स, उनको एड्रेस करते हुए वी मेक श्योर दैट सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट्स हो, फाइनेंसिंग हो, एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, राइट। सो दिस वाज दिस इनिशिएटिव ऑल अबाउट। अगला इनिशिएटिव है सुप्रीम इनिशिएटिव। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस हम अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। सुप्रीम इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी GS पेपर 3 से लिंक्ड है। देखो ये इनिशिएटिव क्या कहता है, ये इनिशिएटिव बेसिकली बात करता है, मैंने बताया ना क्या है ये इनिशिएटिव। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अभी आपको बताया था कि दिस इनिशिएटिव, ऑल सम अप करूँ इसको 2 लाइनों में, तो इट इज़ एन इनिशिएटिव दैट simply layman terms में providing money to improve the special equipments that are used for scientific experiments. These instruments are called as analytical instrumentation facilities। ये देखो, और इसी की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की बात हो रही है, जिसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव लॉन्च बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस इनिशिएटिव का फुल फॉर्म भी देखो, सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर फंक्शनल कैपेबिलिटीज़, जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी रिसर्च कैरी ऑन रखें, तो वहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, रिट्रोफिटिंग, इसके लिए होगा, राइट। पहले जिन प्रोजेक्ट्स के लिए एंड अर्लियर जो सपोर्ट मिल रहा था, जिन डिफरेंट फैसिलिटीज़ दैट वर क्रिएटेड अंडर दी प्रोजेक्ट्स and getting support from the DST, Department of Science and Technology, only will be considered for the funding support under this scheme also. And such facilities at institutions, they are also recognized by UGC, they are eligible, आप apply कर सकते हो for grants under this initiative. इस initiative जो है, इसके अंदर जो support है, that will not exceed 3 years, और 75-25 का फंडिंग पैटर्न है, 75:25 फॉर ऑल द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट स्टेट फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर 100% फंडिंग विल बी कंसीडर्ड, राइट। तो आप क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक एंड रिसर्च मेरिट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए ऑफ हाउ, कि आप अगर कोई रिसर्च आपकी चल रही है, हाउ इट विल बेनिफिट द साइंटिफिक कम्युनिटी, MSMEs, स्टार्टअप्स, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी बात करी गई इसके रिगार्डिंग, इसके क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, कि एक तो ये क्राइटेरिया है, रेस्ट देयर वर अदर आई थिंक 2 क्राइटेरियाज और भी इसमें मेंशन होने चाहिए थे। सो आई टॉक अबाउट देम ऑल्सो, just give me a minute, just hold on for a minute, because I think that there might be
other criterias also. Correct. So other criterias की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो जो publications होती हैं, patents हैं, different beneficiaries are associated with this. Proven records of those samples होने चाहिए, and proven records basically of the samples that are analyzed, right? Here, have a look over it. I think you are able to see. Yeah. Proven records of the samples analyzed, publications, patents, different beneficiaries, stakeholders associated with the facility and other parameters. So ये सब selection process में everything will be included. Review mechanism will be there. Organizations में visit होंगी, expert committee होगी that will evaluate the proposals, assist करेगी Department of Science and Technology को in making the final selection. तो Science and Technology Ministry इससे associated है, right? तो ये जो particular article था that was talking about it. रही बात आपके next article की, that is regarding the वर्ल्ड बैंक रिलीज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023. ये जो है रिपोर्ट मैं इसके बारे में आपसे ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें मैंने आपसे बेसिकली बात करी थी ऑफ माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग, राइट? तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है दैट वाज रिलीज, ये आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगी, जिसमें हमने बात करी थी कि हमारे इंडिया के अंदर तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन चल रही है वो ऐसी है कि वो डिक्लाइनिंग इन द ट्रेंड है, और वहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नाउ 60 अबव. तो यहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं. फंडा ये होना चाहिए कि यहाँ पर आप जॉब्स क्रिएट करो, क्योंकि जब कोई माइग्रेट कर रहा है तो वो आइडियाज़, वो टेक्नोलॉजीज़ भी लेकर जा रहा है. वो होता है ना कि इंडिया का आईटी सेक्टर जो नर्चर हो सकता था, आप बाहर जाकर उनको बेसिकली दे आर वर्किंग इन लाइक सिलिकॉन वैली, राइट? तो यहाँ पर चाहे मेंशन था इस रिपोर्ट में कि चाहे हाई स्किल्ड वर्कर्स हों चाहे लो स्किल्ड हो, व्हेन दे माइग्रेट ना, उनकी सिग्निफिकेंट गेन होती है इन दी इनकम. तो ये ऑल टुगेदर कंप्लीटली मैंने लास्ट लेक्चर में लिया है, ठीक है? अब बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी की. तो ये जो मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी है, लेट्स कंप्लीटली टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि ये पॉलिसी क्या कहती है. चलिए, यूनियन कैबिनेट ने अभी नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को अप्रूव किया है. मेडिकल डिवाइस सेक्टर इंडिया का सबको पता है एसेंशियल है. इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर देखो, चाहे आप टीबी हो चाहे मलेरिया हो, आपको क्या चाहिए? प्रॉपर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशंस, डिसीजेज, इलनेस एंड डिसेबिलिटीज़. इन सब के रिगार्डिंग यू नीड प्रॉपर इंटेग्रल हेल्थ सेक्टर, जिसके अंदर हर एक डिवाइस हो सो एज टू डायग्नोस, सो एज टू डिटेक्ट, सो एज टू मैनेज दी मेडिकल कंडीशंस. जैसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में देखो, इम्प्लांट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चाहिए है. एंड हमारे पास जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है इंडिया के अंदर है विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर, कि अगर आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू योर सेल, है ना, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट अप कर सके. अभी देखो हम चीज़ों को लिंक कर पा रहे हो. अभी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी, जिसमें हम टूल्स को, इक्विपमेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं ताकि रिसर्चर्स जो हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो नहीं रुकनी चाहिए. और दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे उस इनिशिएटिव की जो चाहता है कि हम प्रिपेयर्ड रहें हर एक चीज़ के लिए. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम अपने मेडिकल डिवाइस सेक्टर को और ज़्यादा कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं. अब मेडिकल डिवाइसेस और ये सेक्टर स्ट्रेंथन होगा तो यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू विल बी रिजिलियंट, ताकि कोई भी अलग पैंडेमिक आए. और यहाँ पर ये सेक्टर रिजिलियंट हो रहा है तो आप ऐसी पॉलिसीज़ भी ला रहे हो कि कोई भी रिसर्च में कमी नहीं आनी चाहिए. जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो दी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, राइट? तो चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में. मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर जो है इंडिया का, वो एक सनराइज सेक्टर है, ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस. अगर आप देखोगे तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर इन इंडिया $11 बिलियन है, एंड इट्स शेयर ग्लोबल इन द ग्लोबल मेडिकल डिवाइस मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी 1.5 डिग्री सेल्सियस. तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर रही है PLI स्कीम को, जो कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. इस स्कीम के तहत टोटल 26 प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड with a committed investment of 1200 crore and
4 medical devices parks are being set up. They are getting the support in the states of Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu और यूपी. तो ओवरऑल आपको एक होलिस्टिक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए रहता है जो कि आपकी इस ग्रोथ को एक्सीलरेट करे एंड फुलफिल द पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. उसी के विद रिस्पेक्ट टू में अगर अब आप नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी के फीचर्स की बात करोगे तो ये चाहता है इंडिया को एक एमर्जिंग ग्लोबल लीडर की तरह देखना in the manufacturing and innovation of medical devices by achieving 10 to 12% share in the expanding global market in the next 25 years. और अभी presently we are growing at $11 billion. So to help this medical devices sector grow from this present number to $50 billion by 2030. एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है वो होनी चाहिए. तो इसके लिए 6 ब्रॉड एरियाज ऑफ द पॉलिसी इंटरवेंशंस आर. सबसे पहले तो पेशेंट की सेफ्टी विद प्रोडक्ट इनोवेशन मेजर्स, तो दो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर उसके बाद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो रुकना नहीं चाहिए, है ना. और साथ ही साथ आप एस्टैब्लिश करो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन द एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करो. आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत है, हेल्थ हील इन इंडिया, स्टार्टअप मिशंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. तो यू नीड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, ये एक फीचर है. स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स इन द मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर. कोर्सेज हो डेडिकेटेडली for the medical devices, that the policy will support these in the already existing institutions. Partnership करो with the foreign academic और industry organizations ताकि you develop medical technologies. उसके बाद ऐसे projects को initiate करो जिससे कि you learn from the best global practices of manufacturing. होता है ना, हम knowledge share करो, वो बात हो रही है यहाँ पे. तो जो policy है, it is expected to provide required support and direction to strengthen the medical devices industry, making it competitive, self-reliant, resilient and innovative industry. ठीक है, चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं. हम थोड़ा हरियाणा में यमुनानगर घूम के आते हैं. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कालासर नेशनल पार्क. कालेसर नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर टाइगर स्पॉट हुआ. यह हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है. यहाँ देखो शिवालिक्स लगते हैं, तो इट लाइज ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज. 2003 में ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया था. ईस्ट में बाउंड्रीज की बात करें तो रिवर यमुना है. उत्तराखंड देखो इधर लगता है, ये उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब. तो राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के अंदर, इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस पार्क. और हिमाचल प्रदेश का सिंबलबारा नेशनल पार्क जो है, इट लाइज टू द नॉर्थ. मॉर्नी हिल्स हैं, वो वेस्ट में लाई करते हैं. और ये जो पार्क है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ टेम्पल, कालेसर महादेव टेम्पल. फ्लोरा और फना की बात करें तो इट इज़ कवर्ड बाय टॉल एंड डेंस सॉल फॉरेस्ट, शीशम जैसे ट्रीज और फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. लेपर्ड्स, बार्किंग डियर, मॉनिटर लिजर्ड, किंग कोबरा, पाइथन, और ये सब आपको स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ठीक है, एडिटोरियल पे चलते हैं. द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट थी. उस रिपोर्ट को मैंने आपके साथ कंप्लीटली कवर किया है. स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022, ये रिपोर्ट ना मैंने कवर करी थी. बहुत अच्छे से हमने इसको इन डिटेल में कवर किया है, जो कि कहती है कि सी लेवल राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रही है. और इधर देखो एक तरफ तो ड्रॉट है, लाइक कंडीशंस हैं ईस्ट अफ्रीका में, और पाकिस्तान में रिकॉर्डेड द रेनफॉल्स, और यूरोप के अंदर चाइना में अनप्रेसिडेंट हीट वेव्स हुए हैं. सो ओवरऑल दिस रिपोर्ट फाउंड कि वर्ल्ड का सी लेवल इज़ राइजिंग, और इसके डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज हैं एग्रीकल्चर पे, वेदर पे, ग्राउंड वाटर क्राइसिस, सोशल डिस्पैरिटीज़ आएंगी. तो ये जो एडिटोरियल था ना, इसने सी लेवल राइज को पॉइंट लेते हुए पूरा एडिटोरियल कवर किया है कि सी लेवल राइज होने के कुछ और कंपाउंडिंग डिज़ास्टर्स हैं, जिसमें जो लोग कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं, दे हैव टू बी डिस्प्लेस्ड. कम्युनिटीज़ जो हैं that they are depend on the life in the sea and near around, so they will render the loss of land. तो WMO की रिपोर्ट जो है ग्लोबल सी जो लेवल है, सी मीन सी लेवल, तो यहाँ पर WMO की रिपोर्ट पॉइंट करती है कुछ फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग
सी लेवल, ओशन वार्मिंग, आइस लॉस फ्रॉम ग्लेशियर्स, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल रीजंस फॉर राइजिंग इन सी लेवल, ओशन वार्मिंग, आइस लॉस फ्रॉम द ग्लेशियर्स, आइस शीट से, चेंजेस इन द लैंड वाटर स्टोरेज। तो मतलब काफियों के मन में ये डाउट होगा कि मतलब चेंजेस इन द लैंड वाटर स्टोरेज से कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल है। देखो, लैंड वाटर स्टोरेज से आप क्या समझते हो? पानी जो लैंड पे स्टोर्ड है, रिवर्स में, लेक्स में, ग्राउंड वाटर्स में, जब ये वाटर दैट इज स्टोर्ड ऑन लैंड इट डिक्रीजेस, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज रीजंस की वजह से, जैसे ग्राउंड वाटर पंपिंग हो गया, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में चेंजेस हो गए, सो जो वो पानी है दैट वाज वन स्टोर्ड ऑन द लैंड इट विल गो इनटू द ओशंस, जिससे कि सी लेवल राइज होगा। एंड पहले यही होता था ना, क्योंकि पानी जो है, दिस इज बिकॉज वाटर फ्रॉम द लैंड एंड्स अप इन द ओशंस फाइनली, एडिंग टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द ओशंस एंड इट विल एक्सपैंड। तो चेंजेस अगर लैंड वाटर स्टोरेज के अंदर होंगे, सो इट विल डेफिनेटली लीड टू राइज इन सी लेवल, राइट। तो यहाँ पर ये आर्टिकल मेंशन कर रहा है कि 2005 से 2019 तक अगर हम देखें तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्लेशियर्स और आइस शीट, मतलब लॉस ऑफ दीज ग्लेशियर्स एंड आइस शीट कंट्रीब्यूटेड 36% टू द राइज इन सी लेवल। ओशन वार्मिंग contributed 55% and changes in the land water contributed less than 10%. आगे ये आर्टिकल में मेंशन है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से 90% ये कॉन्ट्रीब्यूट मतलब रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट इज स्टोर्ड इन द ओशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशन से क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट जो है इन गैसेस की वजह से, जो सनलाइट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, बेसिकली सिंपल टर्म्स में बताऊं तो वो क्या है, ओशन जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि ओशन गर्म होगा एंड जो वाटर है देयर विल बी अ थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपैंड करेगा एंड इट विल लीड टू राइज इन सी लेवल। इसको बोलते हैं ओशन हीट कॉन्टेंट। एंड एज पर द रिपोर्ट, ओशन हीट कॉन्टेंट मेजर्स इन 2022 टचेज अ न्यू रिकॉर्ड। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अर्थ का जो आइस कवर है कंप्लीट, चाहे नॉर्थ साउथ आप देखते हो, जिसको आप टोटल यू विल नोन एज क्रायोस्फीयर, सबको पता होगा द अर्थ हैज लॉट ऑफ आइस कवरिंग डिफरेंट एरियाज लाइक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ग्लेशियर, स्नो कवर्ड रीजन्स, ऑल ऑफ दिस आइस दैट इज कंबाइंड ना, इसको क्रायोस्फीयर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो थिन्ड। तो क्रायोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। एंड दिस परमाफ्रॉस्ट, सो ये जो परमाफ्रॉस्ट होती है, जो फ्रोजन आप बोलते हो, ग्राउंड बोल सकते हो, the cryosphere also includes the permafrost, which is a type of this frozen ground that stays frozen for at least like 2 years. So when permafrost thaws, it also releases those greenhouse gases like methane and it will cause even more warming, right? So ये कुछ problems हैं, ये कुछ इश्यूज अभी हो रहे हैं, और इस सी लेवल के राइज होने से व्हाट प्रॉब्लम्स इट विल कॉज, ये आर्टिकल के अंदर आगे मेंशन किया गया है कि सी लेवल राइज तो चलो हो रहा है, फिर अब इससे होगा क्या, दिक्कतें क्या क्या आएंगी। कोस्टल एरिया जो है बेसिकली पर्टिकुलरली आप वहाँ देखो तो राइजिंग सी विल स्वेलो मोर ऑफ द लैंड कवर, लैंड शॉर्टेज हो जाएगी फॉर ह्यूमन यूज़। फिर सोशल डिस्पैरिटीज़ होंगी, क्योंकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है जो बेटर कोप अप नहीं कर पाएंगे, उससे क्या होगा, सोशल डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वो बढ़ेंगी। और ओपन सी है एंड सबको ही पता है सी लेवल बढ़ेगा, ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा, साइक्लोन के चांसेस ज़्यादा होंगे, साइक्लोन हिट करेगा कोस्टल कम्युनिटीज़ को, लार्ज इकोनॉमिक लाइबिलिटीज़ होंगी ऑन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़, राइट। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ग्राउंड वाटर सेलाइन, सी वाटर सैलिनिटी ज़्यादा है, उसके बढ़ने से इट विल सीप इनटू द ग्राउंड लीडिंग टू द ग्राउंड वाटर, जो कि ऑलरेडी विच इज़ यूजुअली फ्रेश वाटर, लेकिन वो सैलिनिटी बढ़ने की वजह से विच विल बिकम मोर सेलाइन, तो एग्रीकल्चर में इश्यूज आएंगे। सो कोस्टल इकोसिस्टम कुड बी कंप्लीटली चेंज। तो ये प्रॉब्लम्स हैं सी लेवल राइज के होने से। और जिस स्पेस पे सी लेवल राइज हो रहा है, रिहेबिलिटेटिव पॉलिसीज जो हैं वो स्पेस पे होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल सी इट विल बी एन एंडेंजर। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर्सेज, सी लेवल राइज और जितने भी इश्यूज हैं, इट हैज़ इंक्रीज चाइल्ड trafficking also. So yes, this is also one of the problem with sea level rise, right? तो ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन था, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जस्ट गिव मी अ मिनट।
राइट. IPL एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली जिसमें हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन दी क्लाइमेट चेंज. राइट, तो चलो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट. क्रिकेट टूर्नामेंट IPL, कल्चरल फिनोमिना दैट कैप्चर द हार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फैंस. ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है. लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर IPL को लिंक किया गया है क्लाइमेट एक्शन से. अभी बताएंगे कैसे. उससे पहले ये सब आपको पता है, इंडिया की कमिटमेंट है टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 एंड कमिटेड टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP 45% से बाय 2030. इसके चलते में क्लाइमेट चेंज कैसे, मतलब स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट कैसे हो रहा है ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. सबसे पहले तो आप यहाँ देखो, Formula 1 रेसिंग जैसे और भी एक्टिविटीज़ हैं दैट आर कमिटेड टू स्विच टू 100% सस्टेनेबल फ्यूल बाय 2026. रही बात IPL की, IPL ओवर द सीजन अगर हम बात करें, सो इट मे प्रोड्यूस एमिशंस in the range of 750K ton to 900K ton. सिंगापुर की जो द टोटल फॉरेस्ट साइज ऑफ द सिंगापुर जो इतना एक साल में एब्जॉर्ब करता है इन एमिशंस को, उतना ओवर अ सीजन रिलीज हो जाएंगी गैसेस. इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, वो भी आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले देखो, 2018 में BCCI ने UNEP के साथ ज़ीरो वेस्ट और ग्रीन प्रोटोकॉल को साइन किया था. इस कॉन्सेप्ट को साइन किया, इस एग्रीमेंट के लिए साइन किया था ताकि क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट कम हो. लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ये शो करती है कि स्पोर्ट वेन्यू से होने वाले एमिशंस ये सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है जहाँ से एमिशन हो रहा है वो है डिजिटल व्यूअरशिप एंड दीज डेटा सेंटर्स. हाँ, उसके बाद बैकअप जनरेटर्स, लग्जरी एकोमोडेशन, स्पेक्टेटर ट्रेवल, दे आर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 एमिटर्स. इशू ये है, ये जो LCD स्क्रीन्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इस टाइम पे, जब मैच के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूसेज हो जाता है इनका, वी शुड रिप्लेस इट विद दी LEDs. क्योंकि बात यही है कि ये जो स्क्रीन्स हैं, फाइनली देखो बात यह है, हम इलेक्ट्रिसिटी जितना जनरेट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी अभी इंडिया इज डिपेंडेंट स्टिल ऑन कोल, राइट, तो पोल्यूशन होगा. सो simple changes like replacing the LCD screens with LED screens can reduce the emission by 35 to 40%, resulting in as much as 20% reduction in the overall carbon footprint. उसके बाद अगर आप देखो तो साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ करते आ रहे हैं हम टू रीच टू द स्टेडियम्स, उसमें मतलब वो हमें यूज़ करना चाहिए, वो हम कम कर रहे हैं. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से भी आप ट्रैवल एमिशंस कम करेंगे बाय 85%. सो ये कुछ चैलेंजेस स्पोर्ट्स को लिंक किया है जो क्लाइमेट चेंज के साथ. अब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स और क्लाइमेट चेंज का ये डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे है कि स्पोर्ट्स जो है वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. क्लाइमेट चेंज से होने वाले और क्या इफेक्ट्स जो हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है ऑन द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट. चेंजिंग वेदर पैटर्न्स प्लेयर्स को इफेक्ट करते हैं, स्पेक्टेटर्स एंड ग्राउंड कंडीशंस, impacting the length of cricket season, altering the sports landscape, disrupting the pitches और even high intensity heat waves जो हैं वो players की safety के लिए भी concerns जो है वो लाते हैं. तो आर्टिकल में mentioned है कि देखो IPL जो है ना अवेयरनेस ला सकता है, एजुकेशन और अवेयरनेस अराउंड द एनवायरमेंटल इशू. क्योंकि देखो IPL कैन एनकरेज अ हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल लाइफ. एक ऐसा टूर्नामेंट आप बोल सकते हो जहाँ पर हर कोई देखता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं एंड इट कैन टेक अ लीड रोल इन प्रमोटिंग दी बेसिकली जब हम बात करते हैं खुद के बिहेवियरल चेंज में, इट कैन इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड. जहाँ पर हमारे मिशन लाइफ जैसे भी मिशन हैं जिसमें हम खुद के बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हैं, राइट. तो ये पूरा आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल है कि क्लाइमेट चेंज को आप कैसे लिंक करते हो विद द स्पोर्ट्स ऑल्सो और इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन द क्लाइमेट चेंज, राइट. तो ये सेशन यहीं तक ही. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है. ऐसे और लेक्चर्स के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. डोंट फॉरगेट टू लाइक दीज सेशंस. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर signing off. We'll meet in the next one. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes.